बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पिछली वीडियो को, जो थी एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। तो आज की वीडियो पे आने से पहले हम एक ब्रीफ समरी लेते हैं कि लास्ट एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि टोटल जो अपीलेबल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एपलेट अथॉरिटीज़ होती हैं टैक्स मैटर के अंदर, वो टोटल 4 होती हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, तो आप उसको लेकर जाते हो कमिश्नर अपील्स के पास, और अगर कमिश्नर अपील के फ़ैसले से आप सैटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर आप उसको लेके जाते हो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल के फ़ैसले से भी सैटिस्फाइड नहीं होते और कोई पॉइंट ऑफ लॉ का इश्यू आ जाता है, तो आप उसको लेके जाते हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो जो एपलेट ट्रिब्यूनल था, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन टैक्स मैटर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज्यूरिसडिक्शन में जो सबसे बड़ी टैक्स मैटर्स की अदालत है, सबसे बड़ी टैक्स मैटर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूनल है, जो अदालत है वो एपलेट ट्रिब्यूनल है। ठीक है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि इसके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, इसके अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं। इसके जुडिशियल मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और अकाउंटेंट मेंबर की क्वालिफिकेशन पढ़ी थी। और लास्ट में हमने जुडिशियल स्टेटस पढ़ा था, जो कि हमारा पॉइंट थोड़ा सा वजाहत तलब था, तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहीं से अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे कि एपलेट ट्रिब्यूनल का जुडिशियल स्टेटस क्या होता है। जो एपलेट ट्रिब्यूनल जो फैसला देती है, उस फैसले की जुडिशियल हैसियत क्या होती है। देखें, हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट हो, तो एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी माना जाता है। उसको हम आगे चैलेंज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ लॉ हो, तो पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर हम उस फैसले को आगे चैलेंज कर सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट क्या होते हैं। देखें, जब भी अदालत में कोई केस चलाया जाता है, तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक पॉइंट ऑफ फैक्ट्स और एक पॉइंट ऑफ लॉस। पॉइंट ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ फैक्ट्स या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स वो तमाम ऐसे सवालात होते हैं जिनको आप एविडेंस के ज़रिए रिप्लाई कर सकते हो, जिनका आप एविडेंस पेश कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, मेरी एज कितनी है, उसके लिए मेरा आईडी कार्ड एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है, जो कि हतमी एविडेंस है। इसी तरह मेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी इनकम कितनी है, उसके लिए मेरी सैलरी स्लिप एज एन एविडेंस दी जा सकती है। इसी तरह जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके कॉन्क्रीट एविडेंस पेश किए जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं। और जहां तक क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है, तो वो लीगल प्रोविजंस होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमेशा हायर कोर्ट करते हैं। और आम तौर पे अदालतों को यही गाइडलाइन भी यही होती है कि आपने पॉइंट ऑफ फैक्ट पे फैसला कर देना है और पॉइंट ऑफ लॉ के लिए हमारे पास रेफर कर देना है। यानी कि कोई भी पॉइंट ऑफ, निचली अदालतों का ये काम होता है, लोअर कोर्ट्स का ये काम होता है कि वो पॉइंट ऑफ फैक्ट पे फैसला कर दें। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर एविडेंस के साथ उनके पास हों, उन पे फैसला कर दें। और पॉइंट ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ बेसिकली जो लॉ बनाती है वो लेजिस्लेचर बनाती है, और उस लॉ की जो तशरीह करती है वो अदलिया करती है, हायर जुडिशरी करती है। तो पॉइंट ऑफ लॉ के लिए वो हायर जुडिशरी को भेज दिया जाए, हायर जुडिशरी उस लॉ को खुद ही इंटरप्रेट कर लेगी। ठीक है। अब इसको टैक्स मैटर के लिए आप कैसे समझेंगे? टैक्स मैटर के लिए पॉइंट ऑफ फैक्ट क्या होगा और पॉइंट ऑफ लॉ क्या होगा, उसको अब आप समझें। फर्ज कीजिए कि एक इंसान का जो टैक्स असेस हुआ, ये उसकी इनकम असेस हुई, सारे हेड्स की मिला के वो इनकम असेस हुई 10 करोड़, और उसका एविडेंस भी है बोर्ड के पास। ठीक है। उसकी इनकम असेस हुई 10 करोड़ और उसका एविडेंस भी है बोर्ड के पास कि ये इसकी इनकम है 10 करोड़ की। तो ये है पॉइंट ऑफ फैक्ट, और वो इंसान खुद भी कह रहा है कि मैं मान रहा हूं कि मेरी इनकम 10 करोड़ है। तो ये पॉइंट ऑफ फैक्ट हो गया। लेकिन अब इसमें पॉइंट ऑफ लॉ वो ये कहता है कि मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फलाने फलाने सेक्शन के तहत, फलाने फलाने प्रोविजन के तहत मुझे इसमें इतनी रिलैक्सेशन मिलती है। अब वो अपनी इनकम की अमाउंट से इनकार नहीं कर रहा, वो कह रहा है बिल्कुल भी मेरी यही इनकम है। लेकिन इस इनकम होने के बावजूद, एक्सक्यूज मी, इस इनकम के होने के बावजूद वो ये कहता है कि मुझे इस पे कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं, लेकिन वहां पे लॉ क्लियर नहीं है।
जो लोअर जुडिशरी है वो कहती है कि आपको ये एग्जम्पशंस नहीं मिलती। वो ये क्लेम करता है कि मुझे ये एग्जम्पशंस मिलनी चाहिए, मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूं, लेकिन लोअर कोर्ट कहता है कि आपको नहीं मिलनी। अब ये पॉइंट ऑफ लॉ आ गया, उसको ये एग्जाम्पशंस मिलनी है या उसको ये एग्जाम्पशंस नहीं मिलनी। इस लॉ को इंटरप्रेटेट लोअर जुडिशरी नहीं करेगी, इस लॉ को जो इंटरप्रेट करेगी वो हायर जुडिशरी करेगी। तो ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट, जहां तक बात है फैक्ट्स, फैक्ट्स उन्हें कहते हैं या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उन्हें कहते हैं जिनके आपके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद हों और आप एविडेंस के जरिए उसका जवाब दे सकें। ठीक है, आप अपने जवाब के तौर पर उस एविडेंस को पेश कर सकें। तो जहां तक बात है पॉइंट ऑफ फैक्ट की, तो पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर तो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का फैसला फाइनल होगा, वो किसी और अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसमें कोई लॉ का पॉइंट निकल आता है, लॉ की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है, तो उसके लिए फिर मामला हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा। तो यही आप बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज फाइनल। पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा। बट इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ निकल आता है, लॉ की कोई प्रोविजन ऐसी निकल आती है जिसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, तो मामला कहाँ भेज दिया जाएगा? मामला भेज दिया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। तो ये अब आपको क्लियर हुआ कि जुडिशियल स्टेटस क्या है। पॉइंट ऑफ फैक्ट के अंदर ये फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है और इसके डिसीजन को कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ, केस में बी रेफर टू हाई कोर्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स। एक एपलेट ट्रिब्यूनल के कितने मेंबर्स होंगे? एक एपलेट ट्रिब्यूनल के जितने फेडरल गवर्नमेंट जरूरी समझे उतने मेंबर्स हो सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जितने मेंबर्स जरूरी समझे उतने मेंबर्स एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास तादाद मुकर्रर नहीं है, इसकी तादाद पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ बेंच। अच्छा, अब इसमें बेंचेस बनते हैं, जिस तरह हमारी अदालतों के अंदर केसेस को सुनने के लिए बेंच बनते हैं ना, जिस तरह नॉर्मली हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जज होते हैं, लेकिन सारे केस 17 के 17 जज तो नहीं सुनते। उनमें से वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो बेंच बना देते हैं कि ये केस आप 2 लोग सुनेंगे, ये केस आप 2 लोग सुनेंगे और ये केस आप 3 लोग सुनेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हो तो ये केस आप 5 लोग सुन लेंगे। इसी तरह एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी बेंचेस बनते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी बेंचेस बनते हैं और नॉर्मली जो बेंच बनते हैं वो 2 मेंबर का बेंच बनता है। दो तो एपलेट ट्रिब्यूनल में नॉर्मली मिनिमम जो बेंच बनता है वो 2 मेंबर का बनता है और फिर मामले की सेंसिटिविटी के हिसाब से बेंच नंबर ऑफ पीपल इन अ बेंच या नंबर ऑफ मेंबर इन अ बेंच को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट या चेयरमैन सिंगल मेंबर बेंच भी अनाउंस कर सकता है, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मली आपका जो बेंच बनता है उसमें आम हालात में ये देखा जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स और इक्वल नंबर ऑफ अकाउंटेंट मेंबर्स मौजूद हों। यानी कि 2 मेंबर बेंच बना रहे हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि एक जुडिशियल हो और एक अकाउंटेंट हो। और अगर आप 4 मेंबर बेंच बना रहे हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि 2 जुडिशियल हो और 2 अकाउंटेंट हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप 5 मेंबर बेंच भी बना सकते हैं, आप 3 मेंबर बेंच भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कम से कम जो बेंच बनता है वो 2 मेंबर बनता है। और इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है और चेयरमैन के पास भी ये पावर है कि वो सिंगल मेंबर बेंच बना दे, एक मेंबर का बेंच बना दे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है जी जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स। एक आम जो बेंच होता है वो 2 मेंबर पे मुश्तमिल होता है। इक्वल नंबर ऑफ जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स, और उस बेंच के अंदर अकाउंटेंट और जुडिशियल मेंबर्स बराबर होते हैं। कहता है जी वन टाइप ऑफ मेंबर में एक्सीड, हाँ एक टाइप के मेंबर ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है जी फेडरल गवर्नमेंट और चेयरपर्सन हैड द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट सिंगल मेंबर बेंच। फेडरल गवर्नमेंट के पास और चेयरमैन के पास ये पावर फिर भी मौजूद होती है कि अपॉन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो सिंगल मेंबर बेंच भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारी मेंबर्स बेंच मेंबर्स की बात। अब हम आते हैं प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आपके खिलाफ फैसला करता है तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन देनी है और वो पूरा केस साथ लगाना है, पूरा केस आपको साथ लगाना है जो उसने सुना और उस पर अपना वर्डिक्ट दिया।
उसके बाद आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसकी आपको फीस जमा करानी पड़ती है और उसके बाद जो आप पे टैक्स लायबिलिटी है पहले वो अदा करेंगे। अगर आप पे कोई टैक्स लायबिलिटी है तो पहले आप वो टैक्स जमा कराएँगे पहले वो आप टैक्स जमा कराएँगे, उसके बाद आपका केस सुना जाएगा। प्लस कोई ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो आपने सीआईआर को प्रेज़ेंट नहीं किया होगा, ठीक है? तो ये प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अप्लाई विदिन 60 डेज़ 60 दिन के अंदर-अंदर आपने अप्लाई करना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, आई थिंक इसको फॉर्म 77 कहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है और प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये कंपनीज़ के लिए 5000 थी और इंडिविजुअल के लिए गालबन 2500 थी। अब का मैंने नहीं देखा, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, ये तो पक्की बात है, आप पे जो टैक्स लायबिलिटी है पहले आप जमा कराएं, उसके बाद आपका केस सुना जाएगा और उसके बाद है डिसीजन विद इन 6 मंथ। एपीलेट ट्रिब्यूनल को 6 माह के अंदर अंदर अपना डिसीजन देना है। उसके बाद बात है डिसीजन की, तो इनका डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से आता है। जो डिसीजन होता है वो मेजोरिटी डिसीजन होता है। मेजोरिटी डिसीजन का मतलब है कि अगर 3 मेंबर बेंच है और 3 मेंबर बेंच में से 2 मेंबर एक तरफ है और एक तरफ है, तो जो ज़्यादा है उनकी बात मानी जाएगी। अगर 5 मेंबर बेंच है तो उसमें जो 3 मेंबर कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी, 2 मेंबर का इख्तिलाफी नोट आएगा साथ, ठीक है? तो जो भी ज़्यादा लोग होंगे, जो भी मेंबर ज़्यादा तरफ होंगे उनकी बात को, मेजॉरिटी की बात को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और मेजॉरिटी का डिसीजन होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसा होता है कि 4 मेंबर बेंच था 4 मेंबर बेंच था और डिसीजन 2-2 से आ गया। यानी 2 मेंबर एक तरफ हो गए और 2 मेंबर एक तरफ हो गए, तो अब क्या होगा? इस केस में चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि वो एक और मेंबर को अपॉइंट करेगा, जो सिर्फ़ डिस्प्यूटेड मामले को सुनेगा और उसके बाद अपनी राय देगा। और उसके बाद अच्छा वो मज़ीद एक मेंबर को अपॉइंट कर सकता है, मज़ीद 2 को, 3 को, चेयरमैन की मर्ज़ी है वो मज़ीद कितने मेंबर्स को अपॉइंट करता है। मिनिमम 1 को वो अपॉइंट लाज़मी करेगा, तो वो उस डिस्प्यूटेड पॉइंट के ऊपर उसको सुन के वो मेंबर डिस्प्यूटेड पॉइंट के ऊपर दोबारा हियरिंग करेगा और फिर अपनी राय देगा और उसके बाद फिर जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो माना जाएगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा सारा प्रोसीजर। उसके बाद है हमारे पास फंक्शन एंड पावर्स। पावर और फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले फंक्शन क्या है? उसका रेगुलेट हिज ओन प्रोसीजर। एपीलेट ट्रिब्यूनल अपने सारे प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करता है। कब बेंच बनना है, कहाँ बेंच बनना है, बेंच इस केस को कहाँ पे सुनेगा, कब सुनेगा, ये सारे का सारा वो खुद डिसाइड करता है। किस बेंच में कौन बैठेगा, किस एप्लीकेशन को पहले लगाना है, किसको बाद में लगाना है, ये सारे डिसीजन वो खुद रेगुलेट करते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचेस, चेयरमैन खुद बेंचेस बनाता है सारे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचेस, ये पावर है चेयरमैन की, ये पावर है एपीलेट ट्रिब्यूनल की कि वो अपने बेंचेस उसके बेंचेस सारे चेयरमैन बनाता है। इसके अलावा प्लेसमेंट ऑफ बेंचेस, वो बेंचेस कहाँ बैठ के केस सुनेंगे, ये भी एपीलेट ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल मेंबर। एडिशनल मेंबर को जैसे मैंने बताया कि अगर 2-2 से बराबर हो जाए, तो ये भी उनकी पावर है कि वो मज़ीद मेंबर ऐड करके उसका फैसला मेजॉरिटी में ले सकते हैं। और उसके बाद कहता है जी डिसीजन बाय द चेयरपर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन बाय द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन किसी भी मामले को खुद एज़ अ सिंगल मेंबर बेंच सुन सकता है, ये उसकी पावर है। एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का चेयरमैन किसी भी मामले को एज अ सिंगल बेंच खुद सुन के उस पर फैसला कर सकता है, ये उसकी पावर है। उसके बाद है फाइनल डिसीजन, हमने पढ़ा ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट, इसका डिसीजन फाइनल होगा। उसके बाद है जी एंटरटेनमेंट ऑफ अपील्स एंड फिक्सेस द डेट ऑफ हियरिंग, ये दोनों काम रजिस्ट्रार करता है। आपसे जो एप्लीकेशन रिसीव करेगा वो भी रजिस्ट्रार करेगा, उसकी स्क्रूटनी करेगा, उसका दफ्तर रजिस्ट्रार का दफ्तर उसकी स्क्रूटनी करेगा, फिर आपकी अपील की डेट फिक्स करेगा, ठीक है? तो ये दोनों काम जो नीचे वाले लास्ट 2 हैं, ये दोनों रजिस्ट्रार के फंक्शंस हैं, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट आवर एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये हमारा क्वेश्चन था। हाफ हमने कल वाली वीडियो में कवर किया था, पार्ट 2 आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। आप इसको पूरे को देखिएगा, किताब से पढ़िएगा, फिर यहाँ से मेरी वीडियो देखिएगा, फिर बुक से पढ़ के खुद से लिखिएगा और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए, तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 321418263। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।